हेलो साथियों, बौद्ध स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं हिंदी के चैप्टर 2 करा चुका हूं। जो पहला था हमारा वह था वर्णमाला, उसके बाद जो है मैं संज्ञा भी करा चुका हूं। साथियों, आज हम तीसरे चैप्टर की ओर बात करते हैं, जो है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम तो साथियों, साथियों हम पढ़ते आए हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयुक्त को हम प्रयोग में लाते हैं। वह हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों, यह सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा है वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयोग में लाए जाते हैं, वह हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। साथियों, साथ ही इसकी दूसरी एक और परिभाषा हम कह सकते हैं, वह है हमारी जो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो साथियों, कैसे रोकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं हम। एग्जाम्पल, साथियों मैं एक एग्जाम्पल लूँगा तो उसके माध्यम से हम समझते हैं कि संज्ञा शब्दों की कैसे पुनरावृत्ति रोकते हैं। तो साथियों, बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपका रामचरण उपाध्याय एक मेधावी छात्र है। उसके बाद साथियों, रामचरण उपाध्याय रोज विद्यालय जाता है। उसके बाद साथियों, रामचरण उपाध्याय रोज विद्यालय जाता है। उसके बाद रामचरण उपाध्याय कक्षा 9 में पढ़ता है। तो साथियों, ऐसा क्या हुआ कि हिंदी के विद्वानों को
संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम शब्दों की जरूरत पड़ी। तो साथियों अब मैं कहने लगूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि रामचरण उपाध्याय एक मेधावी छात्र है। साथियों यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद रामचरण उपाध्याय रोज विद्यालय जाता है। उसके बाद मैंने लिखा रामचरण उपाध्याय कक्षा 9 में पढ़ता है। तो साथियों सर्वनाम शब्दों की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साथियों हम बार बार रामचरण उपाध्याय इसको बार बार इतना ही लिखेंगे तो साथियों ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और साथियों काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। जैसे मैं अब इसको छोटा लिखने लगूं तो मैं क्या लिख सकूंगा? मैंने रामचरण उपाध्याय की जगह, साथियों समझने की कोशिश करना, मैंने रामचरण उपाध्याय की जगह वह लिख दिया। रामचरण उपाध्याय एक मेधावी छात्र है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो साथियों वह रोज विद्यालय जाता है। तो साथियों इतनी लंबी लाइन जो हमारी रामचरण उपाध्याय के नाम से जगह घिर रही थी, वह मैंने इस छोटे सर्वनाम शब्द से इसको पूरा कर दिया। साथियों उसके बाद मैं छोटी सी बात करता हूँ। रामचरण उपाध्याय एक कैसी संज्ञा है? तो मैं कहने लगूँ यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो साथियों मैंने आपको परिभाषा में लिखाया कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो साथियों यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो साथियों वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं वह हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो साथियों इसके नाम की जगह अगर मैंने वह लिख दिया है तो यह भी ठीक है और कम जगह भी घेर रहा है। साथियों इसके बाद मैं इस वाले रामचरण उपाध्याय व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसको मिटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ वह कक्षा 9 में पढ़ रहा है। तो साथियों इसने भी छोटे से स्थान में ही अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी साझा करें। साथियों उसके बाद बात करता हूँ मैं, आपको सर्वनाम की परिभाषा भी समझ में आई होगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर से भी आपको समझा दिया है। इसके बाद बात करते हैं हम कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो साथियों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के साथियों 6 भेद होते हैं। 6 भेद सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है साथियों हमारा पुरुष हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा साथियों हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा साथियों हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। साथियों पांचवा हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम।
कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा यहाँ तक। 6 भेद होते हैं हमारे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। साथियों उसके बाद बात करता हूँ कि सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या कितनी है। सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या कितनी है। साथियों ये तो हो गए सर्वनाम के भेद। अब मूल सर्वनाम के शब्दों की संख्या कितनी है उसके बाद बात करते हैं मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है साथियों? वह है हमारी 11। अब कहने लगे सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, वह हमारे 6 हो जाएंगे। और मैं कहने लगूं सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या कितनी है, वह हो जाएगी हमारी 11 मूल शब्दों की। तो साथियों 11 कौन कौन से हो जाएंगे? 11 कौन कौन से हो जाएंगे? तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से मूल शब्द आएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से मूल शब्द आएंगे? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से मूल शब्द आएंगे? उसके बाद बात करने लगूं मैं निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में उसके बाद बात करूं मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उसके बाद बात करने लगूं मैं उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे। और 5वां नंबर उसके बाद बात है हमारी निजवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे। निजवाचक सर्वनाम। और अंतिम हो जाएगा नंबर 6, वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आ जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों सबसे पहले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कौन आया है, क्या लाया है। तो साथियों कौन क्या आ जाएंगे, मूल शब्दों की संख्या जो होगी वह हमारी कौन क्या हो जाएगी। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की इसमें आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, मैं और तू। अगला हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह वह। उसके बाद साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आया है, कोई आया है, कुछ लाया है। संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा, सो। और अंतिम हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। साथियों इसमें एक मूल शब्द आता है जो होता है हमारा आप। साथियों इनसे बनने वाली विभक्ति तो सभी प्रकार की हो जाएंगी। जैसे मैं से मैंने भी बनेगा, मेरा भी बनेगा, तू से तुम भी बनेगा, तुम्हारा भी बनेगा। इसी प्रकार से यह वह ये भी हो जाएंगे। कोई कुछ साथियों जैसे जो होगा सो होगा। तो इनसे मूल जैसे आप बन जाएगा, निज हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और मेरा कहने का मतलब है जो इनकी विभक्ति होंगी वो तो इनके साथ लगेंगी ही। अब बात करते हैं मूल शब्दों की संख्या हो गई। मूल शब्दों की संख्या 11 हो गई। 11 में अब
आपको लिखवा चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बात करते हैं अब निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के मूल शब्द सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? यह और वह। यह वह मूल शब्द हो गए साथियों। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको साथियों हम निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। तो साथियों निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह देते हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा। वह है, यह से सबसे पहले यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो साथियों इसमें निश्चित चीज़ दिखाई जा रही है। और दूसरी बात इसमें संकेतवाचक भी आता है। अब मैं कहने लगूं वह मेरा पेन है। वह मेरा पेन है। वह मेरा पेन है। और बात कर लेते हैं हम, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। उसके बाद साथियों बात करते हैं वो मुझे बुला रहे हैं। वो मुझे बुला रहे हैं। तो साथियों संकेत की भी बात हो रही है। वो मुझे बुला रहे हैं। और एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह हमारा वे तुम्हारे लोग हैं। वे तुम्हारे लोग हैं इत्यादि। तो साथियों ऐसे ही आप भी कोशिश करना निश्चितवाचक सर्वनाम से आप भी एग्जाम्पल सटीक तरीका से बनाने लगो। तो आप कोशिश करके देखना साथियों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मूल सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कितने शब्द हैं? मूल 2 हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके मूल शब्द हो जाएंगे कोई और कुछ। तो साथियों इसमें अनिश्चितता की बात हो जाएगी। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे कि कोई। सबसे पहले परिभाषा से लिखवा देता हूँ। इसमें अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। तो साथियों बात कर लेते हैं। जैसे कि मूल सर्वनाम शब्द कौन कौन से थे? 2, कोई
आया है, कुछ लाया है। तो साथियों कोई जो होगा वह हमारा सदैव सजीव के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? सदैव के लिए, सजीव के लिए, सदैव सजीव के लिए। और साथियों यह प्राणीवाचक के लिए यूज होगा। इसका उपयोग प्राणीवाचक के लिए होगा। प्राणीवाचक कह सकते हो या प्राणियों के लिए यूज होगा। साथियों उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ जो कुछ होगा, कुछ जो होगा वह निर्जीव के लिए उपयोग होगा, निर्जीव के लिए उपयोग होगा। और यह सदैव वस्तुवाचक के लिए उपयोग में लाया जाएगा, या फिर वस्तुओं के लिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो साथियों यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद बात करते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल, अनिश्चयवाचक के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में। जैसे सबसे पहले कोई आया है। कोई आया है तो साथियों कोई वस्तु तो होगी नहीं, कोई जो होगा कोई व्यक्ति ही होगा। व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो इसीलिए यह जो होता है हमारा कोई, मैंने अभी आपको लिखवाया, सदैव सजीव के लिए और प्राणीवाचक होगा। सदैव सजीव के लिए और प्राणीवाचक होगा। सजीव और प्राणीवाचक। तो कोई आया है, तो साथियों कोई आया है यह हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि साथियों इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन आया है। पिताजी आए होंगे, माताजी आई हों, या फिर बहन हो, भाई हो, या फिर कोई और अदर हो। तो इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कौन आया, मतलब कोई आया है। जैसे मैं कहने लगूं अगला और एक और एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है तो कोई में साथियों कोई वस्तु तो होगी नहीं, कोई प्राणी ही होगा। प्राणी में कुत्ता, बिल्ली, आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन होगा कोई प्राणी ही, सदैव सजीव के लिए। तो साथियों यह भी हमारा एक अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। साथियों उसके बाद बात करते हैं हम कुछ लाया है। कुछ लाया है, या फिर और भी कह सकते हैं हम स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। साथियों कुछ मतलब कुछ वस्तु की कमी है। नमक हो सकता है, नमक एक वस्तु है, या फिर कोई मसाला हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर मीठे में हो सकता है, लेकिन है तो सब वस्तु ही। तो स्वाद में कुछ कमी है, कुछ का जो होता है वह हमारा मूल शब्द, वह होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद साथियों और भी कुछ ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, और कुछ ले लेते हैं। स्वाद में कुछ कमी है, उसके बाद कहते हैं हम मैं कहीं पर पहुंचा हूं। मैं कहीं पर पहुंचा हूं। तो साथियों इसमें कोई कुछ की इसमें विभक्ति लग जाएगी। तो कहीं कहाँ के लिए स्थान के लिए
प्रयोग में लाया जाता है, स्थान के लिए, स्थानवाचक, प्रयोग में लाया जाता है। कहीं, तो कहीं पर पहुंचा हूं, कोई निश्चित नहीं है साथियों, कहीं पर भी, जैसे दिल्ली, आगरा और कहीं भी, गांव में, किसी में, तो साथियों यह कहीं पर पहुंचा हूं। तो साथियों यह भी हमारा एक बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो साथियों उम्मीद करता हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। अनिश्चय हो गया आपका, निश्चय हो गया, निश्चय और अनिश्चय के आपको सर्वनाम शब्दों की संख्या भी पता चल गई, कौन कौन से होते हैं ये भी पता चल गया, उदाहरण के माध्यम से भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके जो सर्वनाम मूल शब्द जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? कौन, कौन और क्या, क्या। साथियों अनिश्चय में जो थे वह कोई और कुछ था, इसमें जो है वह कौन और क्या इसके मूल शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? मूल शब्द हैं, मूल शब्द, मूल शब्द हैं। साथियों इसमें छोटी सी एक परिभाषा है इसकी, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हों, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हों या प्रयोग में लाए जाएं, प्रयुक्त हों, वह होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। साथियों इसके कुछ एग्जाम्पलों के बारे में बात करते हैं हम। एग्जाम्पल हैं, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई था, यहाँ पर है कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। और उसके बाद साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, तो यह हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। उसके बाद और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, और कुछ ले लेते हैं। आप चाय के साथ क्या लोगे? आप चाय के साथ क्या लोगे? आप चाय के साथ क्या लोगे? तो क्या भी ये हमारा एक मूल सर्वनाम है प्रश्नवाचक का, तो क्या लोगे, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, यह भी हमारा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद साथियों और एक और उदाहरण लेते हैं हम, एक और उदाहरण लेते हैं, दूध में क्या गिर गया है? दूध में क्या गिर गया है?
गया है, दूध में क्या गिर गया है। तो क्या गिर गया है, उसके बाद साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का बेहतर उदाहरण हो जाएगा। और उसके बाद साथियों हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम यह काम कैसे हुआ। यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ। साथियों कैसे जो है हमारी एक विभक्ति है, कैसे जो है हमारी विभक्ति है, तो यह काम कैसे हुआ और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद साथियों एक और उदाहरण लेते हैं हम, एक और उदाहरण लेते हैं, वह है मास्टर जी का क्या नाम है। मास्टर जी का क्या नाम है। तो साथियों यह क्या जो है, यह भी हमारा एक मूल सर्वनाम है प्रश्नवाचक का, तो यह भी हमारा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम बाकी के जो हमारे 3 सर्वनाम बच रहे हैं, सबसे पहला जो सर्वनाम है वह हमारा संबंधवाचक है, निजवाचक है और पुरुषवाचक है। उनको साथियों हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।